See, last lecture we have seen the assembler directives. What is the assembler directives? And we started with ORG and end directives. I hope you got the idea about the ORG and end directive. The purpose of ORG directives is to start the or beginning of a program. Okay, whenever you have to write any assembly level language program, then that program will be written with ORG and a address, and below that your first statement of assembly level language program you can write. When you have to terminate the program, then the last statement will be written by you after completion of your program is end. This ORG inform assembler begins of program from this statement, and end directives inform to terminate the assembler. So that's why the ORG and end directives needed. Got it, the meaning? Now to continue with this session, okay, we go for the other directives, that is assume directive along with CS and DS directives. Now here in this slide you can able to see assume directive. The purpose of the assume directive is to tell the assembler that the name of the logical segment should be for a specified. यहाँ पर assume directory में आपको नाम यहाँ नया आया लॉजिकल सेगमेंट. ये सेगमेंट वर्ड आया है 8086 माइक्रो प्रोसेसर से. एक्चुअली 8086 माइक्रो प्रोसेसर में आपको वहाँ टोटल 4 टाइप की सेगमेंट्स है. कौन कौन सी सेगमेंट है? कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट. तो ये जो सेगमेंट जो रहते ना, तो ये सेगमेंट्स हमें डिफाइन करने पड़ते हैं असेंबलर में, और उसकी साइज जो है वह साइज भी हम डिफाइन कर सकते हैं. तो इस वजह से अज्यूम डायरेक्टिव्स में आपको यहाँ CS और DS दिखाई देंगे. ओके, तो इस वजह से यहाँ अज्यूम डायरेक्टिव यहाँ पर यूज की जा रही है. तो देखिए एग्जाम्पल बताया है. एग्जाम्पल है assume CS कॉलन कोड. CS यानी कोड, इसलिए यहाँ लिखा है CS कॉलन कोड. ओके, तो ऐसा अगर हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ इस तरह लिखने से हम असेंबलर को डिफाइन करते हैं कि मेरे पास कोड सेगमेंट नाम की सेगमेंट है, और वह सेगमेंट इस कोड नाम से पहचाना जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई इस तरह हम CS या आगे चल के DS नाम का सेगमेंट हम यहाँ डाटा के लिए, जो डाटा हम डिफाइन करते हैं मेमोरी में, तो वह डाटा डिफाइनेशंस के लिए अक्सर इस तरह का डाटा सेगमेंट DS नाम के द्वारा डिफाइन किया जाता है. गेटिंग माय मीनिंग? ओके, नाउ अब यहाँ और कुछ यहाँ डेटा हम जब एखादा डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास डेटा 8 बिट का रह सकता है, 16 बिट का रह सकता है, 32 बिट का या 64 बिट का भी डाटा रहता है. तो डेटा अगर आपको डिफाइन करना है तो डेटा डिफाइन करने के लिए
अब मैं कुछ आपको सेगमेंट्स असेंबलर डायरेक्टिव्स बताने जा रहा हूं। तो उसमें से पहला आएगा डीबी। डीबी माने डिफाइन बाइट। ओके, डीबी नाम की ये जो असेंबलर डायरेक्टिव्स है, ये डायरेक्टिव्स आपको अलाउ करती है टू इनिशियलाइज एंड अलोकेट वन बाइट और मल्टीपल बाइट्स। ओके, अभी बाइट यानी वन बाइट में कितने डिजिट रहते हैं आपके सामने स्लाइड में ही है। वन बाइट यानी उसमें टोटल 2 डिजिट रहते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ कि 2 बाइट यानी कितने डिजिट्स रहेंगे हेक्साडेसिमल के, तो वहाँ पर 2 बाइट्स यानी 4 डिजिट्स का नंबर रहेगा। 2 बाइट्स को हम 1 वर्ड भी कहते हैं। 1 वर्ड यानी 16 बीट। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हम यहाँ डिफाइन बाइट की बात कर रहे हैं। तो डिफाइन बाइट हम यहाँ यूज करते हैं, इसे शॉर्टली कहा जाता है डीबी। ओके, तो अभी यहाँ एग्जाम्पल दिया है AREA यानी एरिया। ओके, मुझे एरिया डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ वह एरिया उसे डीबी नाम के द्वारा उसे बाइट्स में डिफाइन करने जा रहा हूँ। यानी 30H इज 1 बाइट, 52H इज अनदर बाइट, 35H is another byte. So that's why here multiple byte, multiple data bytes you can declare to a variable area. Okay, यानी कैसा हम कैसा लिखते हैं, x is equal to 30। तो x is equal to 30 लिखना है तो असेंबलर में हम कैसे लिखेंगे x is equal to 30 को x db 30h। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ आपको एरिया नाम वेरिएबल देना है, वेरिएबल को नाम देना है, और ये एरिया में मैं यहाँ टोटल 3 बाइट्स को डिफाइन कर रहा हूँ। तो पहला बाइट रहेगा 30H, सेकंड बाइट रहेगा 52H और थर्ड बाइट रहेगा 35H। ओके, तो ऐसा मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ। आपको नीचे ग्रीन कलर में एग्जाम्पल दिए हैं, ग्रीन बैकग्राउंड में एग्जाम्पल दिए हैं। प्राइस यानी अगर आप कोई आइटम्स का प्राइस डिफाइन करना चाहते हो तो वह प्राइस इस तरह मैं प्राइस नाम का वेरिएबल लेकर उसे डिफाइन कर सकता हूँ। प्राइस db 49H, 98H, 29H। H यहाँ पर स्मॉल रहा कैपिटल रहा वह कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, बस खाली यहाँ पर लिखना है H will be smaller or large capital, it defines a hexadecimal number। ओके, तो because of this price db 49, 98 and 29H, we are going to declare an array of 3 bytes named as price and we initialize, right? आपको उसे यहाँ पर और एक मैंने एग्जाम्पल दिया है नेम का। अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई सर आप यहाँ पर न्यूमरल्स में बात कर रहे हो, मुझे कोई एखादा ASCII कोड में कोई लेटर लिखना है या कोई ASCII कोड किसी को असाइन करना है, तो देखिए हम यहाँ कोई तो भी लेटर्स अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल A है, B है, C है, तो अगर आपको इस तरह अगर लेटर डिक्लेयर करना है तो लेटर डिक्लेयर करते समय आप उसे यहाँ पहले ध्यान में लीजिए कि A बोले तो उसको कोई तो भी यहाँ ASCII वैल्यू रहती है, तो A की ASCII वैल्यू या B की ASCII वैल्यू के द्वारा ही यह असेंबलर उसे पहचानता है। तो रिमेंबर अल्फाबेट A to Z, कैपिटल A to Z, small a to z and other symbols like comma, question mark, hash, dollar, equal to, ये जो सिंबल्स है हर सिंबल को
उसका ओन ASCII वैल्यू असेंबलर में या असेंबलर डायरेक्टिव चार्ट में प्रेजेंट रहता है। तो उसी के द्वारा वह ASCII वैल्यू वह वेरिएबल को 8 बिट की यानी 1 बाइट की डिफाइन की जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ नेम वेरिएबल का। नेम इज अ वेरिएबल नेम, db मीन्स डिफाइन बाइट और सिंगल कोट में दिया है ABCDEF, यानी हमने कितने लेटर्स लिखे? टोटल 6। तो 6 लेटर्स में हमने यहाँ पर ऐसा बताया कि A की ASCII वैल्यू है 1 बाइट की, B की ASCII वैल्यू है 1 बाइट की, एंड सो ऑन। उसी तरह मैंने यहाँ लिखा डिक्लेयर एन एरे ऑफ 6 बाइट एंड इनिशियलाइज विथ ASCII कोड फॉर लेटर्स। देखो समझ में आया क्या आपको? ओके, आई होप समथिंग इज गेटिंग ओके। तो यहाँ मैंने जो बताया, तो आई होप दैट एक्सप्लेनेशन विल बी इनफ ओके। और अगर आपको और एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत पड़ेगी तो नो प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन एज प्रोग्रामिंग इज स्टार्टेड ओके। तो मैं एक एक करके यहाँ आपको बताते जा रहा हूँ। आगे चलते हैं। आगे अभी जैसा db आपने देखा है 1 बाइट के लिए, वैसा अगर मुझे 1 वर्ड के लिए अगर यूज करना है तो 1 वर्ड यानी कितने का रहता है? वर्ड होता है 16 बिट का ओके। तो यहाँ 16 बिट यानी 2 बाइट रहते हैं। 16 बिट बोले तो 2 बाइट ओके। तो मैं यहाँ अगर 1 वर्ड अगर डिफाइन करना चाहता हूँ तो कैसे? तो उसे डिफाइन करने के लिए dw नाम का असेंबलर डायरेक्टिव्स यूज किया जाता है। dw इसे कहते हैं डिफाइन वर्ड ओके। इट इज यूज फॉर इनिशियलाइजिंग अ सिंगल और मल्टीपल डेटा वर्ड्स ओके। यानी मल्टीपल डेटा वर्ड्स यहाँ पर जो भी रहेगा तो वो सिंगल रहेगा या मल्टीपल रहेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है 16 बिट की। तो अगर मैं एग्जाम्पल में कहूँ तो एग्जाम्पल में देखिए मैंने ऊपर दिया है मार्क DW 1020H। 1020 यानी एक नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर है ये 4 डिजिट का नंबर 1020 इस तरह लिखा ओके। कॉमा करके दिया है, कॉमा यानी इट इज अ सेपरेटर, इट हेल्प यू टू डू द सेपरेशन बिटवीन द 2 16 बिट नंबर ओके। सो दैट्स व्हाई यह सेकंड 16 बिट नंबर है 4216H ओके। और ये दोनों नंबर हमने मेमोरी में भी बताया आपको। बाजू में देखिए मेमोरी में बताया है मार्क नाम का वेरिएबल है और मार्क नाम के वेरिएबल में आपका डाटा स्टोर्ड है ओके 16422210 ओके। तो इस तरह आपका डाटा स्टोर्ड रहेगा ओके। मैं इसके आइडिया आपको क्लियर करूंगा जैसे मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूंगा। तो प्रोग्रामिंग में मैं आपको बोर्ड के ऊपर यहाँ इस का डाटा का इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ ये सारी बातें आपको क्लियर करूंगा ओके। अभी फिलहाल आपके सामने एक एज अ टेबल रहेगा मार्क नाम का और आपके सामने यहाँ कुछ वैल्यू मैंने उस हिसाब से लिखी है, वो सिर्फ यहाँ अज्यूम करो ओके। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको आगे वीडियो में और बताऊंगा कि ये कैसे लिखता है और लिखने की स्टाइल कैसी रहती है ओके। सो डोंट डू एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन ओके। सो आगे मैं बता रहा हूँ ओके। देखिए these two 16-bit data 1020 and 4216 okay are stored in 4 consecutive location in the memory mark okay now। और मैंने यहाँ पर आगे एग्जाम्पल दिया है, पहला एग्जाम्पल दिया है मल्टीप्लायर का और दूसरा एग्जाम्पल दिया है EXP1 का राइट। तो देखिए सामने है, आप रीड कर सकते हो इजीली। मैं आपको यहाँ पर बात बताता हूँ कि भाई कैसे कैसे हमने यहाँ लिखा है। मल्टीप्लायर नाम का वेरिएबल लिया है, DW यानी डिफाइन वर्ड किया और उसमें वो एक ही सिंगल वैल्यू दी 437AH ओके। तो ये वैल्यू हमारी मल्टीप्लायर नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर की डिफाइन की गई ओके और वह मेमोरी में लोड की जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली EXP1 नाम का वेरिएबल लिया, उसे वर्ड डिफाइन
वो डिफाइन वर्ड एज अ करके डिफाइन किया। ओके, उसमें हमने टोटल 3 नंबर पास किए, 4 डिजिट के 3 नंबर पास किए, 1 2 3 4 H, 3 4 5 6 H एंड 5 6 7 8 H। ओके, ऐसे हमने 3 नंबर्स वहाँ पर पास किए। तो यहाँ यह नंबर्स हमारे मेमोरी में या मेमोरी में डिक्लेयर होंगे और यहाँ इस तरह का एरे हमारा वहाँ पर क्रिएट होगा। तो वह एरे क्रिएट होगा तो उसे कहेंगे 3 वर्ड्स का एरे वहाँ क्रिएट हो गया। ओके, और इस तरह आप उसे डिफाइन वर्ड नाम का वेरिएबल यहाँ यूज कर सकते हो। ओके, गॉट इट द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। डिफाइन वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? वह 16 बिट के लिए हम डिफाइन करते हैं। डीबी काय के लिए यूज किया जाता है? 8 बिट के लिए। 8 बिट का डाटा वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, डीबी और डीडब्ल्यू का मीनिंग समझ में आ गया आपको? ओके, चलिए आगे। अगर आपको यहाँ डिफाइन डबल वर्ड करना है, ओके, क्या नाम बताया मैंने? डिफाइन डबल वर्ड। तो अगर आपको डिफाइन डबल वर्ड करना होगा तो dd नाम का हम असेंबलर डायरेक्टिव्स यहाँ पर यूज करते हैं। डिफाइन डबल वर्ड यानी टोटल कितने बिट्स, कितने बाइट्स। तो यहाँ ध्यान में लीजिए, हम वर्ड में 2 बाइट देखते हैं। एक वर्ड में 2 बाइट, यानी डबल वर्ड होगा अगर होगा तो कितने बाइट्स आएंगे? डबल वर्ड होगा तो टोटल 4 बाइट्स वहां पर आएंगे। यानी हमारा एक बाइट में 2 डिजिट के नंबर रहते हैं। ओके, तो 4 बाइट में टोटल कितने डिजिट के नंबर आएंगे? 8 नंबर्स आएंगे। ओके, तो देखिए एग्जांपल दिया है, MEM नाम का वेरिएबल हमने यहाँ क्रिएट किया, उसको डिफाइन किया एज अ dd यानी डिफाइन डबल वर्ड, और उसमें वैल्यू पास की 10D50F7B। ओके, यह वैल्यू यहाँ पास की। देखिए आपको यहाँ पर MEM नाम का वेरिएबल फिगर में दिखाई दे रहा है, और ध्यान में लीजिए लोएस्ट इज फर्स्ट एंड हाईएस्ट ऑर्डर इज लेटर। यानी मैं आपको यहाँ वह पॉइंट यहाँ और क्लियर कर रहा हूँ, जब आप मेमोरी में डाटा देखोगे तो डाटा जब हम रीड करते हैं, देखिए नंबर में अगर रीड करता हो तो नंबर कैसे रीड किया? 10D50F7B, राइट। लेकिन वहाँ मेमोरी में स्टोर करते समय देखिए 2 डिजिट्स के नंबर में फॉर्म किया गया और 7B पहले आया, यानी लोअर बाइट उसे कहेंगे 7B। ओके, और हाइयर बाइट यहाँ पर कहेंगे 10 को। तो लोअर बाइट फर्स्ट एंड हाइयर बाइट लास्ट। ओके, तो इस तरह कैसा है, अभी बोर्ड नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको प्योरली बोर्ड के ऊपर समझा देता था। कैसा है, डिप्लोमा होल्डर शायद ही समझ गए होंगे, लेकिन जो 12th पास किए हैं शायद जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या IT होगा तब वो इजीली समझ पाते हैं। ओके, लेकिन जो अगर सिर्फ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट से आए हैं उनको थोड़ा माइनर यहाँ समझ लेना पड़ेगा। गेटिंग? तो बोर्ड अगर होता तो मैं आपको यहाँ और क्लियर कर देता था, नो प्रॉब्लम, बट आई होप दिस मच एक्सप्लेनेशन विल बी helping you because you are so smart and you are understandable student. Okay, that's why we are going through this online communications, right? So I hope you got it. Okay, तो इस वजह से यहाँ पर 7B पहले आया है। ओके, उसके बाद 0F आया है, उसके बाद D5 आया है, और उसके बाद 10 आया है। ओके, और आगे के सारे मेमोरी लोकेशन 00000000 बताए हैं वह फिगर में। Getting everyone? I hope you got this explanation. No need to explain any extra things. Okay. अभी और हमारे पास डायरेक्टिव्स है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल तो नहीं दिए, नाम के साथ यहाँ पर काम बता देता हूँ, यानी इतना मेरे ख्याल से आपको जरूरी रहेगा। कैसा है कि सभी बातें यहाँ एग्जाम्पल में नहीं ली जाती है, तो नाम समझ लेते हैं तो काम भी समझ में आ जाएगा। देखिए DQ नाम का असेंबलर डायरेक्टिव्स आपको बता रहा हूँ। तो DQ नाम का असेंबलर डायरेक्टिव्स का पूरा नाम है डिफाइन क्वाड वर्ड। क्वाड बोले तो 4, क्वाड्रा कपल बोलते ना आप उसे, तो जनरली क्वाड्रा यानी 4।
ओके तो यानी फोर वर्ड्स यानी एक वर्ड 2 बाइट का, यानी 4 वर्ड्स यानी टोटल 8 बाइट के. ओके so that's why DQ is an assembler directive. It is used to initialize code word means 8 byte, either one or more than one code words. Okay, therefore informing thereby the purpose of this DQ is to inform the assembler that the data stored in memory is code word. Getting my point? I hope you got it. और एक आखिरी वाली असेंबलर डायरेक्टिव्स वह है DT. DT यानी डिफाइन 10 बाइट, यानी अगर मुझे 10 बाइट अगर एक साथ डिफाइन करने हैं तो कैसे करूं? तो डिफाइन 10 बाइट करने के लिए DT नाम का असेंबलर डायरेक्टिव्स अक्सर यूज किया जाता है. तो इस डायरेक्टिव्स के द्वारा हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं. ओके, इट इज यूज्ड टू अलोकेट एंड इनिशियलाइज 10 बाइट्स ऑफ अ वेरिएबल. गॉट इट? कोई डाउट भाई? अभी और आगे चलते हैं. हमारे पास और एक DUP यानी डुप्लीकेट नाम का असेंबलर डायरेक्टिव्स प्रेजेंट है. अभी ये डुप्लीकेट नाम का असेंबलर डायरेक्टिव्स की क्या जरूरत पड़ती है? देखो आप, मैं अगर यहाँ पर नाम के साथ काम अगर देखना चाहोगे तो डुप्लीकेट बोले तो डबल कॉपी यानी और एक कॉपी. ओके यानी एक अपने पास पेज है, उसकी आपको कॉपी लग रही है, तो आप क्या करोगे? उसकी जेरोक्स कर लोगे. बराबर है? तो जेरोक्स करोगे तो आप क्या कहोगे? इट इज अ डुप्लीकेट कॉपी. बराबर है ना? एक ओरिजिनल रहेगा आपके सामने, उसमें कुछ लिखा होगा, तो आप उसकी अगर जेरोक्स कर लोगे तो आप बोलोगे सर इट इज अ डुप्लीकेट कॉपी. तो मैं यहाँ पर कोई अगर डाटा होगा तो डाटा का यहाँ जेरोक्स कर सकता हूँ या उसे डुप्लीकेट करा सकता हूँ. कितने टाइम्स वो डुप्लीकेट कराना है वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं. तो देखिए पहले मीनिंग समझ लेते हैं. DUP allow initialization of multiple location and assigning of a value to them. Okay, this allows strong storing of repeated character or variable in different location. Okay, तो अब आप यहाँ पर बुक नाम का ये वेरिएबल देख रहे हैं. ये वेरिएबल के आगे लगा दिया है DB. ओके यानी डिफाइन बाइट, यानी हर जो नंबर मैं यहाँ डिफाइन करूँगा वो 1 बाइट का नंबर रहेगा. कितने बार आपको डुप्लीकेट करना है? 8 टाइम्स. ओके सो दैट्स वाई यहाँ पर अगर आपको 8 टाइम्स करना है तो 8 डुप्लीकेट यहाँ पर हम लिख रहे हैं 8 DUP. कौन सा नंबर आपको 8 टाइम्स डुप्लीकेट करने हैं? 10, 20, 30 और 40. तो ये 10, 20, 30 और 40 ये बुक नाम के वेरिएबल में हम उसे 8 टाइम्स वहां पर डुप्लीकेट कर रहे हैं. तो इसलिए यहाँ आपको फिगर में ही दिखाई देगा. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप वहां पर इजीली देख पाओगे कि देखो 10 यानी 10, 20, 30, 40 आपको पहली बार ये नंबर आया. उसके बाद फिर से 10, 20, 30, 40 फिर से आया, फिर से 10, 20, 30, 40 फिर से आया. तो ऐसा कितनी बार रिपीट होगा? ये 8 टाइम्स होगा. सो दैट्स वाई इस तरह हम डुप्लीकेट नाम का वेरिएबल जनरली यूज कर सकते हैं. आई होप गॉट इट द मीनिंग. आपको फिगर में समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ और कैसे यहाँ पर उसे आप यूज कर सकते हो. ओके चलिए, अभी ये असेंबलर डायरेक्टिव्स तो सारी खत्म हो गई. तो ये हो गया अपना डिस्कशन असेंबलर डायरेक्टिव्स का. ओके तो आई होप इसमें मैंने ORG, DB, EQ, ओके EQ नाम की यहाँ पर असेंबलर डायरेक्टिव्स एक रह गई मेरे से डालना. ओके EQ का मीनिंग है यहाँ पर x इज इक्वल टू 10. तो x इज इक्वल टू 10 यानी x EQ 10H ऐसा अगर लिखा तो वो एज अ EQ डायरेक्टिव्स वहाँ पर यूटिलाइज होगी. Okay, I hope you will write it in your notebook also. Okay, so in case if you are seated seated with a Xerox copy of this presentation, then mark it, write it in your Xerox set. Okay, I hope this much explanation about the assembler directives will be enough for you.
Okay, so if there is a question related to the assembler directives, I hope you will do very easily, you can attend it. Okay, in case there is a multiple choice question, then multiple choice question may also base over this PowerPoint presentation. Okay, here from if you know all the things, then you can easily attend that MCQ question also. Okay, I already preparing all the PowerPoint presentation or all my videos by considering a lengthy paper, means a descriptive paper as well as a multiple choice based paper. Okay, so those who are watching my video as a for a descriptive paper, they also get an idea from this video, as well as those who are watching my video for solving MCQ based paper, then also they will get an idea how I can solve the MCQ based paper, right? So I hope this much explanation will be enough for a similar directives related to. Okay, now I am switching toward next point, that is a programming tool. Okay, in our curriculum there are many programming tools are given listed in your curriculum, so that's why I putted all these programming tools here in the slide. Okay, whatever slide which you watch here, okay, in that first one point is programming tools. Okay, there are simulator, emulator, debugger, compiler, editor, assembler and linker are the different programming tools are available for the assembler level programming. So that's why these are the combinations. Okay, so these are the collections required for doing the programming. So that's why here all these things are called as an programming tools. Okay, so that's why keep it in mind. If there is a question which are the programming tools and if there is a list of the programming tool, you can able to click or you can able to check out a proper programming tool from that list. Okay, in case if there is a option, select a programming tools from the given from the given list. Okay, और वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा ए सिमुलेटर, बी डिबगर और सी लिंकर और डी होगा ऑल ऑफ द अबव, या ए और बी होंगे, ए सिमुलेटर होगा, बी होगा डिबगर और सी होगा ए एंड बी और डी होगा नन ऑफ अबव। अगर ऐसा होगा तो आप इसमें ये भी चॉइस कर सकोगे कि भाई आपको कौन सा पता है और आपको ये इसमें से नहीं है, ये भी आप बता सकोगे। देखो हाँ, इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बैठ सकता है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मेरा जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्टिव के लिए भी है और एमसीक्यू बेस्ड के लिए भी है। Don't bother about it. Now we are going for understanding of the programming tool. What does programming tools means? Okay, a very simple definition of a programming tool is given by me. Okay, a programming tool may be any software program or utility that aids software developer or programmer in creating, editing, debugging, maintaining and or performing any programming or development specific task. Okay, a programming tool is also known as software development tool. I hope you got the meaning. Okay, मैं मीनिंग यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से प्रोग्रामिंग टूल हैं वो प्रोग्रामिंग टूल का लिस्टिंग ऑलरेडी दिया था, लेकिन यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो ये प्रोग्रामिंग टूल आपको यहाँ पर बता रहा है इट मे बी एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ओके, ये कोई एक आधा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा आप ये सारी एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हैं और आपको एक प्रकार की यहाँ पर एक यूटिलिटी प्रोवाइड करके दी है। okay, utility in a way or how you can go through this, okay, how you can complete the operation strategy. Okay, so that's why utility that aids software developers or a programmer. okay, आप यहाँ पर एज अ प्रोग्रामर हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, जो भी कुछ हो, या आप एक आधा बार बिगनर्स भी हो सकते हो, तो एवरीवन all these things are needed. Okay, whenever you are going to write a program, so that's why first of all you need a creating, editing, debugging, maintaining or performing any programming or development
मेन स्पेसिफिक टास्क विल बी नीडेड। आई होप यू गॉट द मीनिंग। ओके, आप इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल भी कह सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ what is simulator and emulator for 8051 माइक्रोकंट्रोलर। ओके, अभी यहाँ पिछले स्लाइड में मैंने बताया सिमुलेटर और इमुलेटर। ओके, तो हम यहाँ पूरे डिटेल में अभी देखने जाते हैं कि भाई ये सिमुलेटर और इमुलेटर होता क्या है। नाम के साथ साथ काम भी अभी समझ लेते हैं, यानी कैसा आपको आइडिया आएगा कि भाई ये है क्या एक्चुअली। ओके, वेट, हाँ, नाउ सी, मैं बात बता रहा था आपको व्हाट इज सिमुलेटर एंड इमुलेटर फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। चलिए बात करते हैं अभी। जनरली आप अभी 8051 माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग देखने जा रहे हो। तो देखिए कैसा है कि माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करने के लिए जब आप इंडस्ट्री में रहोगे तो इंडस्ट्रीज में सिमुलेटर, इमुलेटर और असेंबलर, ये तीन चीजें वहां पर रह सकती हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई आउट ऑफ देम यू मे हैंडल आइदर अ सिमुलेटर और इमुलेटर और असेंबलर। मैं तीनों चीजें आपको बता रहा हूँ। ओके, तो तीनों चीजें हम एक एक करके अभी यहाँ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, तो चलिए, जनरली कैसा है, समटाइम्स यू जस्ट हैव नॉट ability to flash microcontroller in order to test program functionality in development phase. Okay, and whenever you are going to design any microcontroller based application, then while designing आपको वहाँ पर हर समय वहाँ किट अवेलेबल होगी या माइक्रो कंट्रोलर का फ्लैश मैजिक सॉफ्टवेयर के द्वारा आप माइक्रो कंट्रोलर में वहाँ पर प्रोग्राम डाउनलोड करके उसे एग्जीक्यूट करके देखोगे, ऐसी यूटिलिटी वहाँ पर होगी ही, ये फिक्स नहीं रहता है। क्वेश्चन आपको आएगा कि सर बता क्या रहे हैं, यानी देखिए कैसा है, आपके सामने सारी चीजें नहीं है। ओके, तो देखिए मैं एक एक करके आपको एलेबोरेट कर रहा हूँ। सी, whenever you are talking about the microcontroller board, then microcontroller board will work over a program. Okay, but question arise, हम उसमें प्रोग्राम लाएंगे कैसे, प्रोग्राम कैसे डालेंगे। अगर आपने अभी तक कहीं देखा होगा माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड, लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा कि भाई माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम कैसे पास किया जाएगा, राइट? तो क्वेश्चन अराइज होगा, हाउ आई राइट द प्रोग्राम इन माइक्रो कंट्रोलर। So for that we have a flash magic name software. That software is permitting you to write the program in the memory of the microcontroller. Got the meaning? Okay, लेकिन आपको प्रोग्राम लिखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? प्रोग्राम लिखने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडिटर में। Editor will permits you to write the assembly level language program and then you can able to write, then you can able to compile। ये सारी बातें होगी तब आपको प्रोग्राम मिलेगा, और वो प्रोग्राम आप लेके फिर माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में डालोगे, और माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में डालने के बाद वहाँ पर उसे एग्जीक्यूट करके देखोगे और फिर पता चल जाएगा कि भाई मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ हार्डवेयर अगर यूज कर रहे हो, इतनी सारी अगर आप यहाँ पर एक्टिविटी अगर कर लेते हो, तो क्वेश्चन अरेज होगा, पहले इतनी सारी अरेंजमेंट एसेसरीज होंगी क्या अपने पास? उसका आंसर रहेगा नहीं। अगर नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो हमें वो कॉस्ट इफेक्टिव होने से बचना अगर होगा तो मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, वहाँ पर सिमुलेटर्स और इमुलेटर्स का यूटिलाइजेशन करती है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, ओके, आपका कॉस्ट बचेगा, और आपको फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करके हो जाए, मिलके हो जाएगा, यानी वो अलॉन्ग विथ टेस्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई most of the programmer, most of the designer are switching over the simulator and then they turn toward the actual controller kits, right? So
For this there may be many reasons, like you don't have a prototype ready, or you need to test parts of code and so on. ओके, तो मैंने अभी बताया कि भाई अपने पास अगर किट नहीं रहा, प्रोटोटाइप नहीं रहा रेडी, तो वो दिक्कतें हो सकती है. सो दैट्स वाई ये सारी अगर बातों से बचना होगा तो जनरली हम सिमुलेटर्स में जाते हैं. फॉर दिस देयर आर software simulator used which simulates microcontroller works without microcontroller itself. See, this sentence is important for you. Okay, getting my point? Okay, so that's why here the software simulator are used which simulates microcontroller program without microcontroller itself. Okay, so that's why here I told you that आपको एक्चुअल प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं रहेगी, आपको एक्चुअल वहाँ पर बोर्ड की जरूरत नहीं रहेगी, आपको एक्चुअली वहाँ कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर है, मैं माइक्रो कंट्रोलर को प्लग इन करूँगा, उसमें प्रोग्राम डाउनलोड करूँगा. ओके, ये सारी बातें नहीं रहेगी. आपको कंप्यूटर में बैठे बैठे ही ये सारी बातें आप यहाँ पर कैरी आउट कर. चलिए मैं बताऊंगा आपको किस तरह का सिमुलेटर अपने पास अवेलेबल है और आप उसको प्रोग्रामिंग में कैसे ला सकते हैं. ओके, तो आपको ये वीडियो जब मिलेगा, ओके, इमीडिएटली मेरा उसके बाद आपको प्रैक्टिकल मिलना भी चालू हो जाएगा, क्योंकि कैसा है इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल पहले नहीं दिया है. राइट, सो दैट्स व्हाई हमें अभी यहाँ पर आगे ये भी लर्न करना है, थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आएगा. राइट, so simulators usually don't have connection to a real world. All operations are simulated in software. एक कंप्यूटर के द्वारा आप वो सारी बातें कैरी आउट कर सकते हो. so that's why रियल वर्ल्ड से उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है. आपको ये सारी बातें आपको विजुअलाइज वहाँ पर दिखाई देगी. माइक्रो कंट्रोलर रहेगा, माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी है. ओके, माइक्रो कंट्रोलर किसी से कनेक्टेड है, माइक्रो कंट्रोलर किसी को आउटपुट दे रहा है, कोई आउटपुट वहाँ पर ले रहा है. ये सारी एक्टिविटी आप वहाँ पर सिमुलेटर्स के द्वारा देख सकते हो. सो दैट्स व्हाई आई सेड अ वर्ड, सिमुलेटर यूजुअली डोंट हैव द कनेक्शन टू रियल वर्ल्ड. ऑल ऑपरेशंस आर सिमुलेटेड इन सॉफ्टवेयर. गॉट इट माय पॉइंट? So microcontroller simulator is a program model which imitates its work. ओके, आप उसके द्वारा ये सब वर्क कैरी आउट कर सकते हो, आप ये सारी एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हो. सो मॉडर्न सिमुलेटर नाउ सिमुलेट नॉट ओनली अरिथमेटिक ऑपरेशन बट also IO operation and even peripherals like timers, counters, A to D converter, D to A converter, USART, I2C, Modbus, CAN bus, everything. Okay, whatever I am saying you here, these are the different modern applications. Okay, so that's why nowadays modern simulators are available in the market. They are permitting you to carry out all these things, but in earlier days these things was not happen with the simulator. So nowadays it is possible because many developers have invented, many designers have find out as well as design the different kinds of simulator. They will permits you to carry out these types of. हाँ, see, तो जनरली कैसा है कि बहुत सारे डिज़ाइनर ने इस तरह के सिमुलेटर्स डिज़ाइन करके रखे हैं. तो जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आप उन सिमुलेटर्स का बेनिफिट वहाँ पर उठा पाओगे. राइट, in many cases there is possible to prepare whole project just using simulators and then burn compile code to a real microcontroller. यानी डिज़ाइनर ने ऐसी खासियत करके रखी कि भाई आपने एक बार वो आपका प्रोजेक्ट वहाँ पर कैरी आउट कर लिया तो जनरली वो सारी जो डिज़ाइन है, वो सारा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो वैसा का वैसा आप वो बर्न कर दो आपके कंट्रोलर पे, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा. यानी आपको स्पेशल एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी. एक बार कंप्यूटर में सब सिमुलेशन हो गया, आपने वेरीफाई कर लिया, आपका कोड भी वेरीफाई हो जाएगा और आप सिर्फ आपका प्रोग्राम वैसा का वैसा ही डाउनलोड करो, वो हो गया आपका रियल टाइम माइक्रो कंट्रोल. यानी इतनी सारी फैसिलिटी आजकल के दिन में अवेलेबल हैं. ओके, तो ये सिमुलेटर के बेनिफिट्स हैं. राइट,
तो इस तरह का सिमुलेटर्स भी अपने पास अवेलेबल है. आई विल शो यू, आई डेमोन्स्ट्रेट यू ऑल द थिंग्स. ओके, वन बाय वन. ओके, तो देखते हैं एक एक करके आगे चलेंगे. हाँ, ये अभी थ्योरेटिकल पॉइंट है, इस वजह से यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ. ओके, जब प्रैक्टिकल रहेगा तो वी विल गो विद दैट सिमुलेटर, राइट. सिमुलेटर यूजुअली अलाउ डिबगिंग एट सोर्स कोड लेवल. ओके, तो जनरली सिमुलेटर के द्वारा आप वहाँ पर कोई अगर एरर आ रहा है तो, या आपको कोई एक आधा स्टेटमेंट है उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेटमेंट में के द्वारा क्या आउटपुट जनरेट होगा या क्या इनपुट वहाँ पर आएगा, या आपको किस तरह का ऑपरेशन वहाँ पर कैरी आउट हो रहा है, ये अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो उसे कहते हैं डिबगिंग एट सोर्स कोड लेवल. तो आप सिमुलेटर के द्वारा ये एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हो. एज वेल एज फॉलो ऑपरेशन टाइम इन स्लो मोशन बट विथ रियल वर्ल्ड वैल्यूज. यानी आप कोई जो जनरली आप क्रिकेट मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, तो जनरली आप मैच देखते हो तो वहाँ पर आपको दिखाई देता है कि अगर वहाँ कोई विकेट गिरती है या कोई कैच पकड़ लेता है तो वहाँ पर वो बाउंड्री लेवल पे अगर होगा या विकेट गिर गया होगा तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ स्लो मोशन बताया जाता है, राइट. तो इस तरह स्लो मोशन ऑपरेशन आप जनरली इन माइक्रो कंट्रोलर के सिमुलेटर में भी देख सकोगे, और आप उसके द्वारा ये एक्टिविटी देख पाओगे कि भाई ये माइक्रो कंट्रोलर अभी फिलहाल ये पोजीशन से अनदर पोजीशन में क्या काम कर रहा है और कैसे यहाँ पर डाटा का मूवमेंट कर रहा है, या आपको वहाँ दिखाई देगा कि आप वहाँ पर किस रजिस्टर में किस पर्टिकुलर डाटा को ऑब्जर्व करोगे और उसके द्वारा कौन से फ्लैग्स वहाँ पर एनेबल डिसेबल होंगे. ये सारी बातें आप वहाँ पर स्लो मोशन में देख पाओगे, बट विथ रियल वर्ल्ड वैल्यू, यानी आप आपके एक्चुअल वैल्यूज को वहाँ पर यूटिलाइज होते हुए देख सकोगे. ओके, इट कनेक्ट स्टिमुलस सिग्नल लाइक दे आर रियल वर्ल्ड सिग्नल. यानी आप वहाँ पर ऐसा भी देख सकते हो, अगर आप वहाँ पे साइन वेव है, कोसाइन वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, इस तरह के सिग्नल है, तो ये सिग्नल आपको जनरेट करने हैं यानी आउटपुट लेना है, या आप उसे कोई एक आधा इनपुट दे रहे हो एज अ स्क्वायर वेव या एक आधी स्टेप सिग्नल या एक आधा ट्रायंगुलर वेव, तो देना डाटा या लेना है डाटा, ये भी आप वहाँ पर रियल वर्ल्ड का वहाँ ऑब्जर्व कर सकोगे सिमुलेटर के द्वारा. ओके, तो चलिए देखते हैं भाई सिमुलेटर में क्या क्या थिंग्स रहती है. तो ये थिंग्स यहाँ एक एक करके यहाँ पर देखते हैं. तो यहाँ आपको सेवरल ब्लॉक्स यहाँ पर इंटरकनेक्टेड दिखाई देंगे. तो देखिए कैसा रहता है सिमुलेटर. सी, आपको स्टार्टिंग में आ गया है यहाँ पर यूजर इंटरफेस, यानी आप वहाँ पर इंटरफेस कर सकते हो. ओके, तो दैट्स वाई उसे कहा गया है यूजर का इंटरफेस. ओके, ये यूजर इंटरफेस कनेक्टेड है मेमोरी से, प्रोसेसर मॉडल से, रजिस्टर फाइल से, आईओ के ऑपरेशंस के लिए या पेरिफेरल ऑपरेशंस के लिए. यानी आपको क्या क्या अवेलेबिलिटी है वहाँ पर. आप कोई भी मेमोरी में डाटा रख सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो या उसे रीड कर सकते हो. क्या बात बताई मैंने मेमोरी में? यूजर मेमोरी में डाटा लिख सकता है, दूसरा मेमोरी में डाटा मॉडिफाई कर सकता है, तीसरा मेमोरी से डाटा रीड कर सकता है. ओके, तो तीन चीज के ऑपरेशन वहां पर आप यूजर इंटरफेस के द्वारा देख सकते हो. सेकंड, आपके पास प्रोसेसर मॉडल है. प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसर को आप वहाँ पर इनपुट दे सकते हो और वहाँ पर प्रोसेसर के द्वारा आपको मेमोरी की कोई एक्शन कैरी आउट करनी है या कोई रजिस्टर के ऑपरेशन या कोई एक आधे आईओ के ऑपरेशन वहाँ पर कैरी आउट करके लेना है. तो ये सारी बातें वहाँ पर प्रोसेसर मॉडल के द्वारा कैरी आउट हो सकती है. मैंने ऑपरेशन में यहाँ पर कितनी चीज़ें बताई. यूजर प्रोसेसर मॉडल के द्वारा क्या क्या कर सकता है. देखिए एरो पॉइंट पे ध्यान देना. प्रोसेसर मॉडल कहाँ कनेक्टेड है? मेमोरी के साथ. यानी प्रोसेसर मॉडल में मेमोरी से डाटा आएगा या उसे आप राइट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो. रजिस्टर फाइल है, रजिस्टर से भी डाटा ले सकते हैं, दे सकते हैं. या आईओ है, इनपुट डिवाइस से डाटा ले सकते हैं या आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर डाटा दे सकते हो. तो इस तरह की एक्टिविटी आप वहाँ पर कैरी आउट कर सकोगे यूजिंग प्रोसेसर मॉडल. उसके बाद आता है रजिस्टर फाइल. रजिस्टर फाइल में यूजर का इंटरेक्शन होता है. आप कोई भी रजिस्टर, जो ए रजिस्टर है, बी रजिस्टर है, R0 है, R1 है, ये जो रजिस्टर है या DPH है या DPL है, ये इन रजिस्टर में डाटा लिख सकते हो.
या आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, तो इस तरह का एक्टिविटी आप वहाँ पर रजिस्टर फाइल के द्वारा कैरी आउट कर सकते हो। सिमिलरली यूज़र इंटरफेस के द्वारा आप IO एक्टिविटी भी कैरी आउट कर सकते हो। कोई इनपुट डिवाइस अगर होगा तो इनपुट डिवाइस को यहाँ आप इनेबल कर सकते हो फॉर जनरेशन ऑफ इनपुट सिग्नल। ओके, कोई सेंसर होगा, टेम्परेचर सेंसर होगा, प्रेशर सेंसर होगा, तो वहाँ या आपके पास कोई एखादा कीपैड होगा तो आप वहाँ पर वो की के द्वारा डाटा का जनरेशन कर सकते हो। या अगर आपके पास आउटपुट डिवाइस है, फॉर एग्जांपल एखादा LED है, एखादा 7 सेगमेंट है, या एखादा LCD है, या स्टेपर मोटर है, DC मोटर है, रिले है, आपके पास कोई लाइट है, लैंप है, फैन है, ट्यूब है, या कोई अदर इलेक्ट्रिक मोटर है, DC मोटर है, आपके पास AC मोटर है, ये आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को आप वहाँ पर इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ये लेकिन सिमुलेटर में रहना जरूरी है। आपके पास जो सिमुलेटर है वो सिमुलेटर में ये एक्टिविटी रहनी जरूरी है, तो आप वो एक्टिविटी वहाँ पर सिमुलेटर के द्वारा कैरी आउट कर सकते हो। सिमिलरली आपको वहाँ पर पेरिफेरल ऑपरेशन भी कैरी आउट करने की फैसिलिटी है। पेरिफेरल यानी अलग अलग तरह के पेरिफेरल रहते हैं। तो पेरिफेरल में कोई पेरिफेरल वहाँ पर टाइमर काउंटर का पेरिफेरल रह सकता है, कोई इंटरप्ट का पेरिफेरल रह सकता है, कोई डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का पेरिफेरल रह सकता है, तो या कोई कीबोर्ड एंड डिस्प्ले का पेरिफेरल अवेलेबल हो सकता है। तो ये पेरिफेरल वहाँ पर रह सकते हैं। देखो नाम याद रखो, मैं कैसा है यहाँ पर जो बता रहा हूँ, शायद ही आप वहाँ पर मेरा वीडियो आप वहाँ नोट्स के साथ देख रहे हो, तो नोट्स अगर होंगी तो आप वहाँ पर लिखा भी करो, या आप सेपरेट पेज पे लिखो, वो फिर बाद में नोट्स में अटैच कर देना, क्योंकि सारी बातें वहाँ पर मुझे PPTs में लिखने की वहाँ टाइम नहीं है, या मैं उसको इतना लिख नहीं सकता हूँ। सो दैट्स वाई ओके, बहुत सारी बातें माइंड में रहती है तो मैं वहाँ पर इमीडिएटली वहाँ बात बता देता हूँ, राइट। तो ये इतनी सारी एक्टिविटी आप यूज़र के द्वारा कर सकते हो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिमुलेटर, सो दैट्स वाई सिमुलेटर विल हेल्प यू टू डू दिस एक्टिविटी। ओके, I hope you got the idea about the interconnection diagram, okay, whatever shown in this slide, right? Okay, now I have given you all the information here. I am just reading. This is a basic illustration because many modern simulator may have much more blocks. Okay, memory block emits work of real memory. Okay, memory microcontroller program has to be loaded to this memory. Okay, of course this memory can be split in several modules like flash, RAM, EEPROM, or even external memory, right? Similarly, the processor model emits all operation of real processor like accessing memory content, doing arithmetic operations, storing result back to memory. तो ये सारे ऑपरेशन, ये एड ऑन ऑपरेशन आप जो मैंने आपको बताया उसमें कुछ एड ऑन ऑपरेशन होंगे। ओके, तो वो भी आप कैरी आउट कर सकते हो। सिमिलरली IO मॉडल यूजुअली रीड्स सिग्नल फ्रॉम फाइल वेयर prepared real world signal are stored, or it is connected to external circuit model which generate required signal। तो ये भी आप वहाँ पर कैरी आउट कर सकोगे। तो IO मॉडल के द्वारा ये एक्टिविटी भी पॉसिबल है। Okay, I hope you got these theoretical points. Okay, next is here. Here you can able to see one diagram that carries a computer host with emulator software. Emulator adapter is there and the target board is there. Okay, now we are going to understand here what is an emulator. Okay, so processor model is a core of simulator, right? So here if you see, processor model is a core model of a simulator because it will help you to control all the operation including interrupts. Working with simulator gives many benefits because you can see all parameters just in one window. ओके, यानी आप एक सॉफ्टवेयर के विंडो में ये सारी बातें सामने दिखाई देगी
और आप उसके द्वारा ये सारी एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हो. You can stop processor at any point, change memory content at any time just by clicking on screen. ओके, जस्ट एक स्क्रीन के ऊपर जस्ट आप एक सिंगल क्लिक के द्वारा मेमोरी का ब्लॉक या मेमोरी का डाटा चेंज कर सकते हो, या आप प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन के लिए इमीडिएटली वेकअप कर सकते हो या स्टॉप भी कर सकते हो. जो पॉइंट में लगा वो सब आप एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हो. बट वन डिसएडवांटेज इज दैट सिमुलेटर इज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम रियल वर्ल्ड. यानी यहाँ आपका रियल वर्ल्ड से जो डाटा लिया जाता है वो रियल वर्ल्ड से एक्चुअल डाटा नहीं लिया जाएगा. आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें होते हुए देख पाओगे. सो अनदर ऑप्शन इज टू यूज इमुलेटर. यानी कैसा है, बहुत सारे जो प्रोग्रामर है, डिजाइनर है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद सिमुलेटर. they will think that simulator will not give us a right solution because it is not a real world, because here only the computer program will be there behind that, and that computer program is permitting you to do this activity that I tell you. Okay, but most of the designer are trusting over the emulators. Okay, but most of the designer also trusting over the simulator, right? Because simulator are easy. Okay, and simulator will require only a software. Okay, it does not require any hardware. But whatever the program which you have designed, whatever the application which you have already designed over the simulator, that actually you can load with the actual hardware. Okay, but most of the designer are not trusting that we will lagging with the time with the real world application communication connectivity. So that's why they think that we will go over the hardware actual interfaces. Okay, so that's why they will think that we will go with emulator. Okay, so that's why this is the second option in front of you, that it is an emulator. Actually what is emulator? Okay, so in front of you you can able to see the software. Okay, is present with the computer host. There is an target board. It is an actual board with microcontroller, memory, peripheral devices. Okay, all these things are available. Whatever the things which are available in the simulator, exactly all the things are available with the emulator also. Okay, that emulator kit you can able to connect with your computer with the help of a emulator adapter. Okay, and you can able to download your program with the actual kits also. Okay, with the actual memory of the microcontroller, and you can able to do interaction with the different kind of peripheral memories. Okay, so this activity will be done with the help of the emulator. Okay, see, emulator is much closer to real world condition, right? Means you can say it is very much closer to the real world. Okay, because software is emulated in real hardware. Okay, यानी आप जो सॉफ्टवेयर वहाँ पर डिज़ाइन करोगे तो वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली आपका वहाँ पर इमुलेट किया जाएगा, यानी डाउनलोड किया जाएगा इन द रियल हार्डवेयर, वाइल रिजल्ट आर सीन इन स्पेशल इमुलेटर सॉफ्टवेयर. यानी आपको वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में आपको सारे रिजल्ट दिखाई देंगे. इन ऑर्डर टू इमुलेट टारगेट माइक्रो कंट्रोलर स्पेशल अडाप्टर इज नीडेड. ओके, विच इंटरैक्ट बिटवीन द host computer and target board. Okay, so here whenever you are going to utilize that emulator, that time the microcontroller will be connected with your computer with the help of a special adapter, and that adapter will take care about that interactions. Okay, between the host computer and the target board. Generally the JTAG interface is used to emulate. Okay, as a result of using emulator you can precisely emulate microcontroller work even more. You don't need to take care on input signal from sensor as they come from the real world circuit, right? So this is about the emulator. Okay, now I hope this explanation will be enough for understanding of the simulator and emulator. So thank you very much for you
for listening. I hope you can able to understand these theoretical points. Okay, I hope this will help you in understanding of lengthy as well as MCQ based questions. Okay, so try to write all these things whatever I told you in the video. Okay, all these informations will be very necessary and important for you. Okay, I hope now I am quitting this lecture. Okay, so thank you very much for your patience listening. Okay, in case if you have any doubt, you can ask me very frankly. Okay, because doubts clearing is an important. Okay, actually we are not doing actual proper communication. Our communication is done with the help of video. So I hope you are very much attentive students and you will taking follow up all these things. Okay, so have a nice day. Thanks for listening. Okay.